आर्टिस्ट का क्या जॉब रोल होता है, वो क्या कर सकता है, वो तो आपने बता दिया। अब बट आप आर्ट क्यूरेटर भी हो, आर्ट इंस्टॉलेशन भी करते हो, तो ये क्या होता है? व्हाट इज़ आर्ट क्यूरेटर और व्हाट इज़ आर्ट इंस्टॉलर? देखिए, इंस्टॉलेशन जो है वो स्कल्पचर और इंस्टॉलेशन काफ़ी सिमिलर है, बट स्कल्पचर के अंदर जनरली जो है वो जो मीडियम यूज़ होता है, वो सिंगुलर मीडियम के थ्रू काम करा जाता है। जो इंस्टॉलेशंस होती हैं, उनका पर्पस ये होता है कि वो कहीं से अलग-अलग पीसेस में रखी जाएँगी और जब भी वो एग्ज़िबिशन हो रही हैं, तो उस एग्ज़िबिशन के लिए वो फिर इंस्टॉल करी जाएँगी, वो एक साथ जोड़ी जाएँगी और फिर वो इंस्टॉलेशन होगा। अब इंस्टॉलेशन जैसे मैं करता हूँ, मैं ज़्यादातर फाउंड ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करता हूँ, तो मेरे पास और मेरा थीम भी जो है नॉस्टैल्जिया पे बेस्ड है, तो जैसे याद घर करके मैं अपना इंस्टॉलेशन है। तो मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं चीज़ें कलेक्ट करता रहता हूँ। मुझे जो इंटरेस्टिंग लगती हैं, जो मुझे लगता है कि इनके अंदर एक ये अपने में एक ट्रिगर है मेमोरी के लिए। इससे किसी की याद ट्रिगर हो सकती है। वो फिर मैं किसी भी दूसरे देश में भी होता हूँ, पत्थर पड़ा होता है, कहीं पे घोंसला पड़ा होता है, कहीं पे कोई पुरानी बॉल पड़ी होती है। बिकॉज़ होता क्या है कि हम हमारी आदत है चीज़ों को होर्ड कर लेने की, अपने पास रख लेने की, क्योंकि उनकी कोई सेंटिमेंटल वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन कितना इंटरेस्टिंग हो कि मैं अगर 50 अलग-अलग लोगों की चीज़ें एक जगह पे रख दूँ और नए 50 लोग देखें और उनकी नई कोई मेमोरीज़ जनरेट हो, क्योंकि हर एक की कोई ना कोई अपनी जो है एक्सपीरियंस होगा, जो होगा। तो ये जो इंस्टॉलेशन है उसके अंदर आर्टिस्ट अपने मन से एक चीज़ बनाता है, अपनी सोच से। प्रयास ये होता है कि सामने जो देखने आया है उसको, वो उसको वैसा ही समझ सके, और नहीं भी है तो कई बार हम ज़्यादातर इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हम जानना चाहते हैं कि हमारी क्रिएशन से लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, बिकॉज़ वो अपने में एक स्टडी और एक रिसर्च बन जाती है कि मेरे जो ट्रिगर्स थे, उससे लोगों में क्या ट्रिगर हुआ, वो रिस्पॉन्स दें। तो ये एक इंस्टॉलेशन एक नया कहेंगे एक तरीके से दायरा, जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉन फिजिकल, नॉन फंक्शनल इंपॉर्टेंस है, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अब। डे टू डे लाइफ के भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। कैसे वो ऑब्जेक्ट्स जब एक कॉन्टेक्स्ट में रखे जाते हैं, क्योंकि उसके साथ एक कहानी जुड़ी होनी चाहिए, तो जब कॉन्टेक्स्ट में रखे जाते हैं तो कैसे वो एक फाइन आर्ट का भी रूप ले लेते हैं। जहां तो तक क्यूरेशन की आपने बात करी, क्यूरेशन क्यूरेशन से पहले मतलब आप क्या कहने का ये मतलब हुआ कि जी। आर्ट इंस्टॉलर वही हो गया कि एक खाली पेपर है, एक पेन है, हम्म। आप उससे वो क्या लिख रहे हैं, वो एक इंस्टॉलर हो गया। एक तरीके से यही काम हुआ ना? मैं एग्जैक्टली नहीं समझ पाया इस टर्म को कि कैसे है, क्योंकि एक और तरीके की आर्ट होती है जिसे परफॉर्मेंस आर्ट कहते हैं, जिसमें एक्शन जो एक्चुअली है वो उसी टाइम पे हो रहा है और वो फिर खत्म हो जाता है। तो परफॉर्मेंस के थ्रू आप जो है वो परफॉर्मिंग और परफॉर्मेंस आर्ट के बीच में थोड़ा सा फर्क है। परफॉर्मिंग आर्ट एक कला है जिसको आप सीखते हैं, नहीं, जैसे हम म्यूजिक हो गया। इंस्टॉलेशन के बारे में बात कर नहीं रहे नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपने पेन और पेपर की बात करी, आई एम सॉरी, मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो इंस्टॉलेशन पे था, बट एक परफॉर्मेंस आर्ट भी आज की तारीख में बहुत जो है वो एज अ मूवमेंट चल रहा है, और वर्ल्ड वाइड जो है काफी इसको जो है रिनाउंस मिल रही है, लोग इसको पहचान रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो ये भी एक एज अ कैरियर पॉइंट परफॉर्मेंस आर्ट भी बन रहा है। मैं जानता हूँ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा कोर्स भी है, कुछ यूनिवर्सिटी से अपनी वर्ल्ड वाइड भी उन्होंने और इंडिया के अंदर भी परफॉर्मेंस आर्ट को इंक्लूड कर लिया, तो मुझे लगता है उस पर भी लोगों को देखना चाहिए। जो इंस्टॉलेशन आर्ट की आप बात कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन आर्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं 4 स्कल्पचर खुद अलग से बनाए, पत्थर के बनाए, उनको लाके जोड़ा, एक चीज को जो है वो कंबाइन करा। नाउ व्हाट डज दिस कॉम्बिनेशन से इज व्हाट माय इंस्टॉलेशन इज अबाउट। करने को स्कल्पचर में वो मैंने ईच इंडिविजुअल स्कल्पचर भी बनाया हो सकता है, जरूरी नहीं है कि फाउंड ऑब्जेक्ट ही हो। इंस्टॉलेशन का चीज ये है कि वो एक 3D टैक्टाइल चीज है, जिसे छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, उसके आसपास घूमा जा सकता है। और ऑल्दो लाइट इंस्टॉलेशंस भी आती हैं, आई एम सॉरी, तो लाइट इंस्टॉलेशन भी लाइट को प्रोजेक्ट करने के ऊपर बेस होगी, बट पॉइंट है कि वो वहीं इंस्टॉल होगी, वो साइट पे स्पेसिफिक है। हैं। ओके। जिस जगह पे वो एग्जिबिट होनी है वो वहीं पर कैसी जो है लगेगी, और अगर आप साइट चेंज कर देंगे तो सेम इंस्टॉलेशन की फीलिंग बदल जाएगी, हो सकता है उसको जोड़ने का तरीका भी बदलना पड़े। चलिए, आप इसका कुछ फोटोग्राफ के साथ एग्जांपल शेयर कीजिएगा, आई जी पोट जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं। जी जी अब हम आते हैं आर्ट क्यूरेटर। क्या जी। जॉब रोल होता है आर्ट क्यूरेटर का? मैंने अपनी एग्जीबिशंस करनी शुरू करी, तो जब ग्रुप एग्जीबिशंस में मुझे ये समझ में आया कि मेरे आसपास के जो लोग थे, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि एक एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करने के पीछे क्या क्या जाता है। आपने कैटलॉग बनाना है, लोगों को इनवाइट करना है, डिस्प्ले कैसे होना है एग्जीबिशन का, प्रेस तक कैसे पहुंचना है, बायर्स कहाँ से लाने हैं। ये एक अपने में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कुछ हद तक गैलरीज सर्व करती हैं, लेकिन अगर आप गैलरीज
भी आज की तारीख में आर्ट क्यूरेटर्स को रखती हैं। तो मैं प्रैक्टिसिंग क्यूरेटर की तरह जो है वो इंट्रोड्यूस करा अपने आप को। मैंने एग्जीबिशंस को डिजाइन करना शुरू करा, और आई रियलाइज कि कॉन्सेप्चुअली कैसे जो है वो, अगर बहुत सारे आर्टिस्ट हैं अलग अलग, उनके काम अलग अलग हैं, तो उनको कैसे एक सूत्र में जो है बांधा जाए। कैसे एक एक वो आर्ट क्यूरेटर एक सूत्रधार की तरह होता है, जिसके अंदर वो सारे जो अलग अलग मूविंग पार्ट्स हैं उन सबको जोड़ के एक कोहेसिव सी चीज बनाता है, जो एकल सी चीज लगे, वो सिंगुलर सी चीज लगे, ऐसा ना लगे कि बिल्कुल बिखरा हुआ है। आर्ट क्यूरेशन के कोर्सेज भी होते हैं, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट आर्ट हिस्ट्री का है। आर्ट क्यूरेशन, आर्ट हिस्ट्री भी है, आर्ट रिसर्च भी है, और इन सब चीज़ों के साथ में ये सब जो बाकी चीज़ें मैंने बताई, जो प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ एन आर्ट क्यूरेटर है, जिसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट नोट लिखा, मैंने आर्टिस्ट के बारे में लिखा, मैंने उसके वर्क्स के सिलेक्शन के ऊपर जो है उसको सपोर्ट करा, उसके साथ वर्क करा, कौन से वर्क्स हमने सिलेक्ट करने हैं, एग्जीबिशन में वॉल्स के क्या कलर होने हैं, लाइट्स कहाँ पे प्लेस होनी है, मूवमेंट विद इन दी एग्जीबिशन कैसे होने वाली है। तो एक आर्ट क्यूरेटर इन सारी चीज़ों को जो है वो जोड़ के कोशिश करता है कि वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एकजुट होके एक सिंगल चीज़ लगे। अक्षत, आपने तो आर्ट इंस्टॉलेशन और मिक्स मीडिया में भी काम किया है। ये एक्जैक्टली होता क्या है और इसकी ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं? मुझे लगता है कि आज की तारीख में हमारे जो कॉलेजेस वगैरह हैं उसमें ऑलरेडी मिक्स मीडिया और इंस्टॉलेशन दोनों के ऊपर जो है तवज्जो दी जा रही है, लोगों को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये क्या हो सकते हैं। मिक्स मीडिया का मतलब है कि एक से ज़्यादा मीडियम। ओके। तो करने को तो जब मैं पेंटिंग कर रहा हूँ और अगर मैं ड्राइंग पेंसिल से करके या चारकोल से करके उसके साथ में उसको पूरा कवर नहीं करता, करने को क्या है, मैंने पहले ड्राइंग करी, उसके ऊपर पेंट कर दिया, ड्राइंग छुप गई, पेंटिंग दिख रही है, तो इसके पीछे से एक म्यूजिक भी चला दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक मीडियम है। तो ये आपने मुझे उसकी, पता नहीं था, तो मैंने तुक्का मारा, नहीं लग नहीं, गया। आपने बिल्कुल सही बोला है। देखिए अब क्या है कि एक है किसी चीज को क्रिएट करना, फिर उस क्रिएटेड चीज को और एनहांस करना, और उसको एनहांस करते रहना हर बार एक नई तरीके से। जैसे आपने म्यूजिक की बात करी, जो हमारी मरीना अब्रोमोविच है, शी इज अ परफॉर्मेंस आर्टिस्ट। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, सोशल एक्सपेरिमेंट्स करे, अपनी बॉडी तक को जो है लोगों के सामने कर दिया कि हाउ विल पीपल रिएक्ट। मान लीजिए कलर्स रखे हुए हैं, कैसे उस पर लोग रिएक्ट करेंगे। वो सिचुएशनल चेंजेस भी होने लगे साथ में। तो ये जो मीडियम है, द बॉडी इज ऑल्सो अ मीडियम, दी कैनवस इज ऑल्सो अ मीडियम। पेंटिंग के जो हमारे आपके ब्रश हैं, लोग हाथों से पेंट करते हैं, सीधा उंगलियों से उठा के पेंट करते हैं, वो भी एक तरीके की पेंटिंग है। मिक्स मीडिया के अंदर मैं चाहूँ तो थोड़ा काम ऑयल से करूँ, थोड़ा एक्रेलिक से करूँ, पेंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उसके ऊपर पेपर मैशे का कोई रिलीफ बनाए, फिर उसके साथ और काम करें, फिर उसमें से कोई चीज़ उखाड़ के भी कर सकते हैं कि मतलब हमने बिल्डअप करा उसके ऊपर टेक्सचर, और टेक्सचर रिमूव कर दिया, तो रिमूवल भी एक तरीका टेक्निक हो सकती है हमारी आर्ट को जो है वो बनाने के लिए। इंस्टॉलेशन के लिए तो मैंने आपको बताया कि उसका मेजर पॉइंट ये होता है कि वो इंस्टॉल होती है। इट इज टू बी इंस्टॉल्ड ईच टाइम दैट इट इज डिस्प्लेड। नाइस। अक्षत, आजकल डिजिटल और एआई फॉर्म ऑफ आर्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर्म ऑफ आर्ट्स भी बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। क्या ये भी एक आर्ट का नया फॉर्म बन गया है? मुझे लगता है ये सब मीडियम्स है, और डिजिटल आर्ट तो बहुत ज़माने से है। मतलब 90s में, 90s क्या, उससे पहले भी जब बेसिक और कोबॉल के अंदर लोग जो है वो टाइपिंग किया करते थे, तो टाइपिंग के थ्रू भी पेंटिंग्स बना करती थी। तो ऐसा नहीं है कि डिजिटल अभी ही आया है, बट हाँ, टूल्स बेटर होते गए, और उसी जर्नी के अंदर जो एआई जो एक जनरेटिव आर्ट फॉर्म आ गया है, जिसमें आप उसको प्रॉम्प्ट्स देते हैं और वो आपको जो है वो कुछ चीज़ें बना के देता है बेस्ड ऑन दी डेटाबेस जो उसके पास प्री एग्जिस्ट करता है। मैं इन सबको मीडियम की तरह देखता हूँ। मैं इनको ना तो गेम चेंजर ज़रूर है, इनकी कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, तो जब फोटोग्राफी आई थी लोगों ने सोचा था पेंटिंग खत्म हो जाएगी, फिर डिजिटल कैमराज आए तो लोगों ने बोला कि रोल की बात ही खत्म हो जाएगी, फिर इस तरह से चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे डिजिटल पेंटिंग स्टार्ट हुई तो लोगों ने बोला कि ये तो बहुत आसान है और ये तो कंप्यूटर आपको कर देगा सारी चीज़ें, अब आपको जो है पेंटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं। नहीं, पेंटिंग और ये जो आर्ट का क्रिएशन है ना, ये इंसान की एक एक निजी इच्छा है जो उसको क्रिएट करना है। तो अपना एक्सप्रेशन तो मैं करूंगा ही किसी भी तरह से। अब मैं उसके लिए कौन सा मीडियम यूज करता हूँ, क्या मैं ब्रश और पेंट यूज करूंगा, क्या मैं पेन एंड पेपर यूज करूंगा, या मैं जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करूंगा डिजिटल क्रिएशन के लिए। और आज की तारीख में मैं सिर्फ प्रॉम्प्ट दे के, वो लाइन भी ना बना के, मैं उसको बोलूँ कि वो मुझे प्रॉम्प्ट्स के बेसिस पे जो है आइडियाज जो है वो जनरेट करके दे।
मुझे लगता है कि एक अच्छा आर्टिस्ट वो होगा जो एआई को यूज करता हो, जो एआई से इंस्पिरेशन तो जरूर ले, बिकॉज एआई वो चीजें कर सकता है, वो असिमुलेट कर सकता है इंफॉर्मेशन। दुनिया भर की जो डेटाबेसेस हैं या दुनिया भर के, आपको चाहिए कि मेरे को वैन गॉग जो आर्टिस्ट है उसके स्टाइल में मुझे बनाने हैं लोटस जो मोने बनाता था, तो अगर ये मैं एक प्रॉम्प्ट डालूंगा उसके अंदर, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एआई विल इमीडिएटली गिव मी अ रिस्पॉन्स। और आज की एडवर्टाइजिंग एजेंसीज वगैरह और इस तरीके के काम के अंदर जब जहाँ डिजाइनिंग विधान जो है ज्यादा है, डिजाइन के ऊपर जो है वो एम्फेसिस ज्यादा है, मुझे लगता है एआई इज अ ब्रिलियंट टूल, क्योंकि वो आपको मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम ऑप्शंस दे सकता है। बट ये सिलेक्शन करके आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये तो करना ही चाहिए हमको, ऐसा मुझे लगता है। तो इट इज नॉट द एंड ऑफ ऑल, बट इट इज डेफिनेटली अ गुड जर्नी है। अक्षत, आजकल हर फील्ड में एआई का बड़ा रोल है, चाहे वो क्रिएटिव फील्ड हो या टेक्निकल फील्ड हो। अब हमारी क्रिएटिव फील्ड जैसे फोटोग्राफी, पेंटिंग, म्यूज़िक, इसमें भी एआई का बड़ा रोल है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि एआई जो है वो एक आर्टिस्ट की मदद कर रहा है या उसकी जॉब्स खत्म कर रहा है? मुझे लगता है अभी बहुत कम टाइम हुआ है एआई को आए हुए, इस हिसाब से कि हम समझ सकें कि वो कितना बेनिफिशियल रहा या वो हमारी बेसिक स्किल्स को खत्म कर दे। जैसे जब मोबाइल आया था और मोबाइल में एसएमएस लिंगो स्टार्ट हुई, तो जो वो मैसेजिंग के चक्कर में उसको रिड्यूस करने के, कैरेक्टर्स को चेंज करने के चक्कर में हमारी डेफिनेटली भाषा जो है काफ़ी विकृत हुई, काफ़ी जो है उसमें करप्शन हुई। एआई के बेनिफिट्स बहुत हैं, मैं कहता हूँ आज की तारीख में वो चीज़ कर पा रहे हैं। जैसे हम चाहते थे तो पहले गूगल करते थे, मान लीजिए हमको कोई पेंटिंग बनानी है, उसके कोई रेफरेंसेस चाहिए हमको, तो हम उन रेफरेंसेस को पहले ऑनलाइन सर्च करते थे। मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा कि जब लाइब्रेरीज में जाके किताबों में ढूंढा जाता था, या फिर आपके गाइड्स होते थे वो बताते थे। हम अगर पिछले 10 साल की भी बात देखें तो उसके अंदर हम गूगल सर्च करते थे, और बेस्ड ऑन दी सर्चेस हम जो है उसकी जो है रेफरेंसेस के ऊपर वर्क करके अपनी क्रिएशंस करते थे। आज एआई ने वो अपॉर्चुनिटी दे दी है कि वो एआई आपको ना सिर्फ सर्च करके वो सोर्सेज भी दे देगा, बट अगर आपने उसको करेक्ट प्रॉम्प्ट देने की आपने समझ रख ली है, आपने बल्कि कोर्सेज भी कर लिए हाउ टू एक्चुअली मेक द एआई वर्क फॉर यू बेस्ट, तो आप ऐसी चीजें कर सकते हैं जो नियर कंप्लीशन की स्टेज तो हो। बट मुझे लगता है कि अच्छाई ये है कि एआई 100% आज भी नहीं है, या तो उसके अंदर जो है वो जो कहते हैं कि डेलिबरेटली उस पर मिस्टेक्स डाली हुई हैं ताकि एरर्स दिखाई दें, ताकि वो कंप्यूटर जनरेटेड लगे। आज भी हम देख के ये तो बता ही सकते हैं कि ये कंप्यूटर जनरेटेड है, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, हम बता तो सकते हैं। तो रादर देन, मुझे लगता है कि जो टेक्निकल लोग हैं उनको काम करने देना चाहिए। दे शुड ट्राई टू ब्रिंग इट टू सच परफेक्शन कि एआई से जनरेटेड चीजें, किसी भी तरीके की आर्ट वर्क हो, किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी हो, वो 100% के जो है वो जितना क्लोज आ सकती हो आ जाए। बट मुझे लगता है कि हमेशा से मजा ह्यूमन एरर का रहा है, तो हमको अपनी जो एक्सप्लोरेशन है वो खत्म नहीं करनी चाहिए। तो जो जो ड्राइंग करके एक रियाज है ना, जैसे आपने गाना गाना है तो आप उसके लिए रियाज करेंगे हर रोज, आप अपनी जो है सुरों को बांधेंगे, अपनी आवाज को बांधेंगे, सब कुछ चीजें करेंगे। एआई आज की तारीख में आप स्टूडियो के अंदर जाते हैं, आप जो भी बोल रहे हैं उसको ऑटो ट्यून के अंदर करेक्ट करके वो आपकी जो है वो कर देगी। आज सैयारा का गाना मैंने सुना कि वो किशोर कुमार की भी आवाज में, तो सुनने में बहुत अच्छी चीज है। इट इज अ वेरी गुड थिंग टू प्ले अराउंड विद। मुझे लगता है इसके अंदर कोलैबोरेशंस भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, पासिंग फेज भी हो सकता है, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि ये टूल तो बहुत बढ़िया है। जहां तक रही बात कि ये किस किस की जॉब खा जाएगा, मुझे लगता है जो लोग अपनी क्रिएटिविटी के अंदर लिमिटेड हैं और सिर्फ टूल को इस्तेमाल करना जानते हैं, मुझे लगता है सबसे पहले तो उनकी जॉब्स जाएंगी। तो जो फ्रंट लेवल वाले हैं उनकी जॉब्स जाने के चांसेस हैं, बट इंसान है, हम अडेप्ट करेंगे। हमारी ही बनाई हुई चीज एआई है, और एआई को कैसे इस्तेमाल करना है, तो मुझे लगता है कि वो ऑर्थोडॉक्स अप्रोच ना रखे कि भाई ये तो गलत है, इसको हटा देना चाहिए। नहीं, ये आज की सच्चाई है। तो आज की सच्चाई से कैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे, हम अपने आप को बेटर कैसे इक्विप करेंगे कि हम इससे आगे कर सकें, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन तो जरूरी है। आज वो एआई अगर लाखों आर्टिस्ट की जो है वो असिमुलेट करके जो है वो आपको कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो उन लाखों आर्टिस्ट का जो है कंट्रीब्यूशन उसके अंदर है। सो लेट्स नॉट फॉरगेट एंड ट्राई टू बी लाइक दोज ऑल्सो, क्योंकि हाथ से बनाई हुई चीज, अपनी बनाई हुई चीज का एक मजा अलग ही होता है। तो एआई विल टेक जॉब्स, नो डाउट अबाउट इट, बट फिर लोगों को जो है इक्विप होना पड़ेगा और उसको
बेटर करके उस चीज को यूटिलाइज करते हुए जो है अपनी प्रोफेशनल लिमिटेशंस को खत्म करके जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या आप भी आपके आर्ट वर्क्स के अंदर एआई यूज करते हो? मैं जनरली क्या है, जो हमारी स्ट्रीट आर्ट की कंपनी है, तो हमारे जो डिजाइन्स वगैरह डेवलप होते हैं, हम डेफिनेटली एआई का इस्तेमाल करते हैं एक ये उसका। नया फॉर्म सुना मैंने आपसे, स्ट्रीट आर्ट। आपने अभी विजुअल आर्ट के बारे में बताया, परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में बताया। जी। अब ये स्ट्रीट आर्ट किस कैटेगरी में रखेंगे, विजुअल में, परफॉर्मिंग में, या कुछ अलग है? मुझे लगता है विजुअल में आएगा, विजुअल में आएगा, क्योंकि वो उसका सिर्फ ये है कि वो आर्ट इन पब्लिक स्पेसेस हो रहा है, वो गैलरी में ना होके वो दीवारों पे हो रहा है, वो मॉल्स के अंदर हो रहा है, पार्किंग्स के यू अंदर मीन हो रहा है। ग्रेफिटी? ग्राफिटी, सो ग्राफिटी इज वन फॉर्म ऑफ स्ट्रीट आर्ट। ऑल्दो स्ट्रीट आर्ट के अंदर बी बॉइंग भी आता है, म्यूजिक भी आता है, रोलर ब्लेडिंग भी आता है, और भी तरीके के हैं विच आर नॉट नेसेसरली विजुअल आर्ट। म्यूजिक भी आता है, ये सारी चीजें भी आती है। थिएटर, जो नुक्कड़ थिएटर है, वो बेसिकली तो स्ट्रीट आर्ट ही है। जो आर्ट स्ट्रीट में करी जाए उसे स्ट्रीट आर्ट कहेंगे, या आर्ट इन पब्लिक स्पेसेस कहेंगे। बट मैं पेंटिंग की ही बात कर रहा हूँ, पेंटिंग, और हम डेफिनेटली रिलीफ वर्क वगैरह भी करते हैं। सो वॉल ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब हम किसी क्लाइंट से बात करते हैं, उनके कुछ थीम होती है, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, साइजेस होते हैं, तो इन चीज़ों को हम पहले क्या करते थे, पहले हम बैठ के जो है हाथ से कई बार बनाते थे, फिर हम बाद के स्टेज में हमने फोटोशॉप और इन चीज़ों का इस्तेमाल करके जो है वो करना शुरू करा। एआई इज़ अ ब्रिलियंट टूल। वो हमारे क्लाइंट के दिए हुए सजेशंस और हमारी क्रिएटिविटी को जब हम कंबाइन करके उसको प्रॉम्प्ट्स देते हैं जनरेट करने के लिए, तो इन मिनिमम नंबर ऑफ टाइम इट इज एबल टू गिव अस मल्टीपल ऑप्शंस। सारे ऑप्शंस को हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। थिंग इज कि मुझे कहना है कि एक हाथी सामने से चलता हुआ आ रहा है, उसके गले में पीले रंग की घंटी है और कानों में जो है वो लाल रंग की बालियां हैं। तो ये अगर मैं इसका ढंग से जो है स्ट्रक्चर करूंगा, तो वो सच में एक इमेज तो मुझे दे देगा, जिसको मैं क्लाइंट को दिखा सकता हूं कि ये एआई लेवल पे है, दिस इज नॉट माय क्रिएटिविटी, दिस इज जस्ट, इसको मैं फिर जनरेट करूंगा प्रॉपरली, क्योंकि उसमें मिस्टेक्स होंगी, लेकिन मेरे पास दिखाने के लिए इमीडिएट हो गया। सो हमने जो वो प्रोसेस था आइडिएशन का, उसको हमने मिनिमाइज कर लिया कि आइडिया मेरे दिमाग में है, उस आइडिया को मैं विजुअलाइज कैसे करूं। वरना क्या होता है, विजुअलाइजर्स होते हैं, आपके इलस्ट्रेटर्स होते हैं, पहले मैं उनको जो है अपना आइडिया समझाऊंगा, फिर वो कुछ एलिमेंट्स बनाएंगे, फिर उन एलिमेंट्स को कॉम्बिनेशन में किया जाएगा, तो वो जो पूरा प्रोसेस था वो रिड्यूस हो गया। तो मुझे लगता है कि ये एआई का जो है मैं इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ इन चीज़ों में तो मैं करता हूँ, मैं आइडिएशन स्टेज तक करता हूँ। ऑसम। तो मतलब अगर आप कर रहे हो तो ये और लोगों को भी मोटिवेट करेगा जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, कि हमें भी ये एआई का सहारा लेना चाहिए टू बिकम मोर परफेक्ट। जी, मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि मैं देख रहा हूँ ऐसा भी हो रहा है कि बहुत से आर्टिस्ट, स्पेशली अभी पीछे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी हंगामा मचा था एक आर्टिस्ट को लेके, कि उन्होंने डायरेक्टली क्योंकि क्योंकि एआई दूसरों की आर्ट को बेस लेके एक नया आर्ट वर्क बनाता है, वो जनरेट अपने से नहीं कर रहा है, इट इज़ नॉट ओरिजिनल। तो उसके बहुत से आर्ट वर्क उसने उन्हीं को उठा के फिर पेंट करना भी शुरू कर दिया, नॉट रियलाइजिंग, और मे बी रियलाइजिंग एंड ही डिडंट केयर, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दूसरों के जो ओरिजिनल आर्ट वर्क्स हैं उनकी झलक उसके अंदर हूबहू आने लगी। तो लोगों ने उसे कॉल आउट भी किया कि आप जो कर रहे हैं ये चोरी है। सो बहुत से लोगों की प्रॉब्लम जो एआई के साथ है वो ये है कि वो, एक तो ये है कि वो जॉब्स खा जाएगा, जो मुझे लगता है कि गलत है, वो एक लर्निंग फेज है, उससे हम गुजर जाएंगे। दूसरी बात है चोरी की। चोरी तब है अगर मैं उसको मोनेटाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं उस चीज को उठा के ऐसे ही इस्तेमाल करने की यूज कर रहा हूँ। रेफरेंसेस एंड इंस्पिरेशंस तो हमेशा से हम लेते आए हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो आजकल शॉर्ट पीरियड के अंदर क्रिएट करके बेच के बड़ा बन जाने की जो ललक है, उसमें आई थिंक थोड़ी सी चैलेंज है, इससे थोड़ा सा लोगों को दूर रहना चाहिए। अक्षत, अब हम आते हैं कि इसकी हम पढ़ाई कहाँ से कर सकते हैं, एजुकेशन कहाँ से ले सकते हैं, फ्री, लो कॉस्ट, सब्सिडाइज्ड या हाईली पेड। तो अगर हम उस पर आते हैं तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए है, अगर कोई स्टूडेंट या पेरेंट लिमिटेड बजट में आर्ट सीखना चाहता है तो दिल्ली और इंडिया में फ्री या सब्सिडाइज्ड ट्रेनिंग्स कहाँ से हो सकती हैं? तो मैं दिल्ली से शुरू करता हूँ कि ठीक है। दिल्ली में जैसे ललित कला अकेडमी है, किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट है, त्रिवेणी कला संगम है, इस तरीके की संस्थाएं और भी हैं, स्वयं है, ऑनलाइन ऑप्शंस बहुत हैं, हमारे गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेटली भी हैं। कई आर्टिस्ट जो हैं वो फ्री कोर्सेज भी कंडक्ट करते हैं, फिर वो ऑनलाइन होते हैं, कुछ कुछ के अंदर जो है वो इन पर्सन भी कराते हैं। मुझे लगता है इसके लिए थोड़ा सा अवेयर होना ज़रूरी है, आपको जो है सर्च थोड़ी सी करनी पड़ेगी।
बट अपने आसपास तो मैंने कुछ दिल्ली के संस्थानों की बात करी है। मुझे लगता है हर शहर के अंदर शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए तो डेफिनेटली जो काफ़ी एक्सपेंसिव ना हो ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं करने के लिए, और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी जो है ऐसी कोशिशें अपने अपने लेवल पे, क्राफ्ट लेवल पे आर्टिजन्स के साथ क्राफ्ट म्यूजियम होते हैं, म्यूजियम्स के अंदर कई वर्कशॉप्स होती हैं, नेशनल म्यूजियम में होती हैं, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में दिल्ली में होती हैं, इसी तरह से और शहरों के अंदर भी ऑल ओवर इंडिया है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अगर हम पता करें तो सस्ते या फ्री ऑप्शंस हम देख सकते हैं। अगर हम एज अ करियर ऑप्शन देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है इससे थोड़ा सा आपको ऊपर करके खर्चा तो आपको करना पड़ेगा, फिर चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हों, इंस्टीट्यूट्स हों, आर्ट सेंटर्स हों। कई आर्टिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन एक एक साल के कोर्सेज कराते हैं जिसमें आपको किसी स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग के ऊपर आपको जो है काम कराया जाएगा। इसी तरीके के इंस्टीट्यूट्स जो हमारे कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जे स्कूल ऑफ आर्ट आपका बॉम्बे में है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी है, MSU बड़ौदा है। तो बैचलर्स और मास्टर्स के लेवल पे बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके अंदर कोर्सेज की तैयारी कराने के लिए भी कोर्सेज हैं। जैसे IIT JEE के लिए जो है लोग तैयारी करते हैं कोटा जाके, बहुत सारे लोग जो है वो किसी अपने जान पहचान के आर्टिस्ट से या जान पहचान के ऐसे आर्ट टीचर के साथ जो है वो काम करते हैं कि अपनी तैयारी करें, क्योंकि एक छोटा सा पोर्टफोलियो ज़रूर आपको तैयार करना पड़ता है। आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्पोजिशन, ड्राइंग, थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह की आपको जाननी पड़ती है ताकि आप अप्लाई कर सको, और जो उनके एग्ज़ाम्स होंगे इन कॉलेजेस के, आर्ट कॉलेजेस के, उनमें आप उत्तीर्ण होकर आप उसमें पास करके एक्सेल करके आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पढ़ने की। क्योंकि ये तो हुए कि आप स्पेसिफिकली एज अ कैरियर उसको जो है वो परस्यू करना चाहते हैं और आपके पास टाइम भी है, क्योंकि ये 3 से 4 साल के कोर्सेज होते हैं मिनिमम, तो इनको आप कर पाएंगे, इसके लिए आपके पास टाइम भी होना चाहिए और आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति, आपकी माली हालत भी है आपकी, आपके घर की, वो सपोर्ट करती है ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। कई लोगों की ज़रूरतें हो जाती हैं कि पहले ही दिन से आपको जो है कमाना शुरू करना है, तो कई बार मैं ऐसे लोगों को बोलूँगा कि साइड बाय साइड जॉब्स ढूंढ के जो आपको थोड़ा बहुत टाइम दे इन चीज़ों के लिए। अगर इसी इंडस्ट्री में मिलता है, किसी के असिस्टेंट किसी गैलरी के अंदर आप काम कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा गैलरी स्ट्रक्चर कैसा है, बट आपको साथ साथ पैसे मिलते रहेंगे। मुझे लगता है कि जो ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ भी खुली हैं, स्पेशली कोविड के टाइम में ये बहुत ज़्यादा था कि जिसके अंदर फ्री कोर्सेज ऑल ओवर द वर्ल्ड से आपको कराए जा रहे थे। आप सारी दुनिया की किताबें आपको जो है वो ओपन थी। आज वो कोविड के खत्म हो जाने के बाद वापस वो कमर्शलाइजेशन वापस आ चुकी है, कैपिटलिज्म है, बट अभी भी कई ऐसे यूट्यूब एक्सेस हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जो फ्री में आपको जो है कराते हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे सेल्फ टॉट आर्टिस्ट को जानता हूँ जिन्होंने अपनी जो प्रैक्टिस है वो वहीं से देख देख के डेवलप करी है, लेकिन वो सिर्फ देख नहीं रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी जो है वो लैंग्वेज और ग्रामर डेवलप कर रहे हैं अपने आर्ट फॉर्म के अंदर। तो कोर्सेज अवेलेबल हैं, स्टेट लेवल पे अवेलेबल है, नेशनल लेवल पे अवेलेबल है। आपकी क्या कॉस्ट पॉसिबिलिटी है, आप कितना खर्च कर सकते हैं, समय, एफर्ट और पैसा, इसी के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कहाँ करेंगे। जिनके पास पॉसिबिलिटी होती है वो रॉयल स्कूल ऑफ आर्ट में भी पढ़ते हैं लंदन जाके, वो आपके जो है अमेरिका भी जाएंगे, सिंगापुर भी जाएंगे, फ्रांस भी जाएंगे, इटली भी पढ़ेंगे। तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। और मैं याद दिलाना चाहूँगा फिर से वो ओपन कॉल्स वगैरह को, जिसके अंदर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है वर्ल्ड वाइड, या वॉलंटियरिंग सर्विसेज भी अवेलेबल होती है वर्ल्ड वाइड, जिसमें वो आपका खर्चा उठाते हैं, आप वहाँ उनके देश किसी इवेंट के लिए, किसी चीज़ के लिए ट्रैवल करते हैं, वो आपको एक्सपोजर देगा, वो एक अपॉर्चुनिटी फॉर नेटवर्किंग भी है। तो मैं ये कहूँगा कि अब वो दिन चले गए कि एक आपको सिर्फ स्कूल कंप्लीट करना है, फिर कॉलेज की तैयारी करनी है, फिर शादी करनी है, फिर जॉब हो गई है। आई डोंट थिंक दैट लाइफस्टाइल एग्जिस्ट एनीमोर। आज जो लाइफस्टाइल्स है उसके अंदर हम मल्टीपल चीज़ें एक साथ करते हैं और हम मल्टीटास्किंग कर भी सकते हैं। मोबाइल सबके हाथ के अंदर है, यूट्यूब और ऑनलाइन एक्सेस आपके पास है ही। तो मुझे लगता है कि एक्सप्लोर करने चाहिए जो एग्जिस्टिंग स्टेट एंड गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं या पब्लिक प्राइवेट जो है वो कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, उनके दायरे में भी देखें और म्यूजियम्स को भी देखें और ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ भी देखें। जी अक्षत, ये आर्ट एप्रिसिएशन कोर्स क्या होता है और किन लोगों को ये करना चाहिए?
आर्ट एप्रिसिएशन बेसिकली आर्ट को अप्रिशिएट कैसे करा जाए, किन वजह से किया जाए, क्या बेसिक्स हैं, उसको कैसे अंडरस्टैंड, आर्ट को समझा कैसे जाए, उस चीज़ के लिए ये स्पेशली डिज़ाइन कोर्सेज होते हैं। वैसे तो ये हर एक को करना चाहिए, मुझे लगता है कि दुनिया में हर इंसान को कम से कम कि आर्ट के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, आर्ट अगर आपके सामने आ जाती है तो कैसे आप उसको समझें और कैसे आप आर्ट को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, कैसे आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, सबको करना चाहिए। बट मुझे लगता है जो यंगर जनरेशन है और स्पेशली जो लोग करियर बनाना चाहते हैं आर्ट के अंदर, उनको कहीं ना कहीं इसको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी आते हैं इसके, और मुझे जहाँ तक याद है स्वयं पे तो ये फ्री कोर्स है आर्ट एप्रिसिएशन का। स्वयं एक नेशनल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जिसपे आप जाके जो है लॉग इन करके आप जो है ये कोर्स कर सकते हैं। वैसे नेशनल म्यूजियम भी इसको कंडक्ट करता है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो अब जनपथ होटल का पार्ट में है। वहाँ पर भी जो है इन कोर्सेज को किया जा सकता है। ज़्यादा महंगा नहीं है, मेरे ख्याल से 10,000 रुपये का कोर्स है उनका IGNCA में 3 महीने का। नेशनल म्यूजियम में लंबे कोर्सेज भी हैं, 1-2 साल के कोर्सेज भी आप कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी कोर्सेज कर सकते हैं। आर्ट एप्रिसिएशन जैसा मैंने बताया, बेसिकली आर्ट को अप्रिशिएट कैसे करना है, समझना कैसे, उसके बारे में। आर्ट एप्रिसिएशन अगर कोई इंडिया के बाहर करना चाहता है तो उसके भी कोई ऑप्शंस हैं? डेफिनेटली, बट मुझे लगता है कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकती है चीज़। और ऑल्दो अगर आप इटली ट्रैवल करें, फ्रांस ट्रैवल करें, तो मुझे लगता है सिर्फ आर्ट को देखने से ही बहुत एप्रिसिएशन आपकी बढ़ जाती है। क्यूरेटेड वॉक्स होती हैं, क्यूरेटेड ऐसे स्पेशल जो है वो टूर्स होते हैं प्लान्ड, वो भी आप जो है वो ट्राई कर सकते हैं। बट ये इंटरनेशनली करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इस कोर्स को करने के बाद जॉब ऑप्शंस क्या निकलते हैं? जनरली जो आर्ट एप्रिसिएशन कोर्स को कंप्लीट करते हैं वो लोग म्यूजियम्स के अंदर वर्क करते हैं, गैलरीज के अंदर वर्क करते हैं। दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि आर्ट की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरू हुई, किस तरीके की मूवमेंट्स हुई, किस तरीके की इज़म्स हैं, कैसे इनको समझा जाए। इंडियन आर्ट, चाइनीज़, ओरिएंटल आर्ट, वेस्टर्न आर्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट आर्ट, ये अलग अलग जो तरीके से आर्ट को डिस्टिंग्विश किया जाता है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो कंटेम्प्रेरी आर्ट फोरम्स के अंदर भी वर्क कर सकते हैं। जब उनकी नॉलेज अच्छी होती है किसी स्पेसिफिक पे, जब वो लोग कर लेते हैं, तो दे कैन देमसेल्व्स डू क्यूरेटेड वॉक्स। तो दे कैन मतलब किसी म्यूजियम के साथ जुड़ सकते हैं। दिल्ली में तो काफ़ी प्रचलन है हेरिटेज वॉक्स का, तो कुछ हद तक हेरिटेज वॉक्स भी जो है वो एक आर्ट एप्रिसिएशन के ही जानिब से निकली हुई चीज़ें हैं। आर्ट एप्रिसिएशन के बाद एंटरप्रेन्योरशिप रोल्स क्या हो सकते हैं? देखिए, आर्ट एप्रिसिएशन करके आप खुद जो है वो आर्ट एप्रिसिएशन के भी कोर्सेज कंडक्ट कर सकते हैं। पहली बात तो यही है, डायरेक्टली जैसे आर्ट सीख कर आप आर्ट के टीचर भी बन सकते हैं। तो ये तो एक डायरेक्ट जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी है एज अ करियर ऑप्शन। मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरियल लेवल पे, क्योंकि हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहाँ पे डिजिटाइजेशन बहुत है, या डिजिटल यूजेज ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज है, तो ऐसे जो है वो पॉडकास्ट कंडक्ट की जा सकती हैं, पेड जो है वो सेशंस किए जा सकते हैं फॉर एन इंटरनेशनल ऑडियंस ऑल्सो। मान लीजिए आपने स्पेसिफिक इंडियन वर्ली आर्ट फॉर्म के ऊपर जो है थोड़ा आपने रिसर्च करी है, आपने उसके ऊपर कॉन्फिडेंस हासिल किया है आर्ट एप्रिसिएशन कोर्सेज के थ्रू, तो उनके बारे में आप जो है वो लिख सकते हैं। आप मैगजीन्स वगैरह, न्यूज़पेपर्स वगैरह के सब पब्लिकेशंस के साथ काम कर सकते हैं। आप इसके जैसे मैंने बताया वर्कशॉप्स या जो है वो स्पेशल सेशंस कर सकते हैं। तो ये तो आप कर ही सकते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर। तो देयर इज़ नो लिमिट, यू कैन ऑलवेज क्रिएट ऐसे प्लेटफॉर्म्स आप जो है जनरेट कर सकते हैं जिस पे और आर्ट के जो अप्रिशिएटर्स हैं वो उसके ऊपर जो है जुड़ सके, वो अपना कंडक्ट कर सकें, या लोग जो जनरल पब्लिक है वो भी उसके साथ जुड़ सके। मुझे याद है कि जब हम इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं तो एयरबीएनबी के ऊपर भी जो है ऑप्शन है ऐसा कि जिसके अंदर इंडिविजुअल्स एज सर्विसेज ऑफर करते हैं। दे विल टेक यू टू अ म्यूजियम, आपको म्यूजियम ले जाएंगे, उसके बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये आपको जब नॉलेज होगी तभी आप उन चीज़ों, तो आप लोकल रहते हुए भी उन चीज़ों को कर सकते हैं। मान लीजिए आप भोपाल में हैं और आपके यहाँ कोई टूरिस्ट आए हैं, तो अगर आपकी सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं तो वो आपको हायर कर सकते हैं, और आप खुद भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास अपने ऐसे लोग हो सकते हैं जो स्किल्ड हों इन चीज़ों के ऊपर,
और आप इस लर्निंग को जो है वो एज अ मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट के बाद में एज अ प्रॉफिट जनरेटिंग जो है वो एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। ओके, क्या आर्ट एप्रिसिएशन करने के बाद आप आर्ट को सेल भी कर सकते हो, जैसे कॉर्पोरेट्स हो गए या उनके आप एंट्री में देखते हो कि बहुत सारे कुछ आर्ट वर्क हो रखे हैं, कुछ स्कल्पचर हो रखा है या कुछ अपनी वॉल्स पे ग्रेफिटी करवाते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन खुल जाता है। देखिए मुझे लगता है कि आर्ट एप्रिसिएशन करके डेफिनेटली जो गैलरीज हैं या जैसे आपके ऑक्शन हाउसेस हैं उन सब के साथ आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी नॉलेज है उस चीज़ के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस तरीके की आर्ट के ऊपर। और ये तो एक लर्निंग प्रोसेस है, आप उसको आगे बढ़ाते रह सकते हैं, आप और चीज़ों को जान सकते हैं, ताकि आपका सीवी, आपकी जो कंट्रोल वाला जो एनवायरनमेंट है वो बढ़ता जाएगा। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ आर्ट जिनके ऊपर आप बोल सकेंगे किसी कॉन्फिडेंस के साथ, जो है वो क्रेडिबिलिटी के साथ जो है एक्सप्रेस कर सकेंगे, वो बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं आर्ट एप्रिसिएशन की, गैलरीज के साथ, म्यूजियम्स के साथ और आर्ट ऑक्शन हाउसेस के साथ। डिजिटल और एनएफटी आर्ट आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, जी तो क्या इसने इनकम के नए डोर्स खोले हैं? आपका क्या टेक है इस ट्रेंडिंग देखिए अपॉर्चुनिटी के ऊपर? देखिए एनएफ, पहले हम डिजिटल आर्ट की बात करते हैं। डिजिटल आर्ट तो हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी, क्योंकि वो जो वो आर्ट है डिजिटल, मान लीजिए आपने कोई डिजिटल आर्ट तैयार करी है, अब वो किसी पे भी प्रिंट हो सकती है, टी शर्ट्स के ऊपर हो सकती है, मर्चेंडाइज के ऊपर, मग्स वगैरह पे हो सकती है, वॉल्स के ऊपर अब डायरेक्ट प्रिंटिंग के भी ऑप्शंस आ गए हैं, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो डिजिटल आर्ट का तो यूटिलाइजेशन बहुत है और इसको काफ़ी लोग इस्तेमाल भी करते हैं, और एआई के आने के बाद से ये और मतलब हेल्पफुल हो गया है। और सोशल मीडिया वगैरह के थ्रू आप आसानी से अपने ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं जहाँ से लोग आप तक डायरेक्टली पहुँच सकें। जहाँ तक एनएफटी की बात है, वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्ड है। तो इनिशियली अच्छा, एनएफटी होता क्या है, ये भी एक्सप्लेन करिए ना। नॉन फंजिबल टोकन की उसका जो हिस्ट्री है वो हटाई नहीं जा सकती। वो एक इंडिविजुअल एसेट हो जाता है, और वो इंडिविजुअल एसेट डिजिटल फॉर्मेट के अंदर ही रहता है। उसकी डिजिटल फाइल जो रहती है, फिर वो जिफ हो सकती है, कोई फाइल वीडियो टाइप की फाइल हो सकती है, वो कोई फोटोग्राफ हो सकती है। आपका आर्ट वर्क जो है वो कि आप ऑथेंटिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने कोई फिजिकल पेंटिंग बनाई है और उसके आर्ट वर्क की फोटो खींच के आपने उसका एनएफटी क्रिएट करा, तो वो एनएफटी अपने में एक लेटर ऑफ ऑथेंटिसिटी की तरह वर्क कर सकता है। क्रोनोलॉजी ऑफ सेल्स के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि उसका फ़ायदा ये है कि मान लीजिए आपने वो पेंटिंग की इमेज जो है वो अपलोड करी है, जो आपसे खरीद रहा है आपकी पेंटिंग, वो आपकी पेंटिंग के साथ साथ आपके एनएफटी को भी बाय करता है। आगे वो जब भी कभी उसको सेल करेगा तो ये हिस्ट्री ऑटोमेटिक जनरेटेड है और ये कभी हटाई नहीं जा सकती। ये मतलब इसमें नकली नहीं हो सकते। सो फेक आर्ट को बचाने के लिए काफ़ी हद तक एनएफटीज हेल्प कर सकते थे। बट मुझे लगता है क्रिप्टो करेंसी अपने अंदर एक बहुत रिस्क वाली चीज़ है। ऑल्दो अक्रॉस द वर्ल्ड तो काफ़ी लोगों ने अपनी नेशनल करेंसीज को भी क्रिप्टो करेंसी की तरफ लेके चलने की कोशिश करी है, बट इंडिया में तो क्रिप्टो करेंसी हैज़ नॉट बीन अ सक्सेस। मतलब जो प्लेटफॉर्म्स भी क्रिएट हुए इंडियन करेंसी के साथ में, वो नहीं है। सो क्रिप्टो करेंसी इंडिया में तो डेफिनेटली इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। और ये सेक्टर मैं सजेस्ट करूँगा, या तो आपको वो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग हो तभी आप इसमें घुसें, वरना कुछ लेवल तक काफ़ी आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट भी एनएफटीज क्रिएट करके अपने काम की ऑथेंटिसिटी और उसकी लिनिएज की, वो किसने खरीदा फिर किसको बेचा गया, फिर ये एक हिस्ट्री को रिटेन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। मैं जब क्रूज शिप के ऊपर था तो मैं वहाँ देखता था कि आर्ट ऑक्शंस बहुत होती थी, और क्या ये आर्ट ऑक्शन भी एक करियर है? नहीं, बिल्कुल। आर्ट ऑक्शन हाउसेस देखिए वो तो एग्जिस्ट करते हैं, चाहे क्रिस्टीज हो, सोथेबीज हो, ये बड़े इंडिया में अष्टगुरु है और भी कई सारे ऐसे हैं। तो ये एक अपने में एक अलग लाइन है। तो आर्ट बिडिंग जो होती है, उसको मैनेज करने के स्पेशल लोग भी होते हैं, और उसके अंदर ना सिर्फ जो है वो आपको बिड कंट्रोल करने के ऊपर जो है वो कंट्रोल होना चाहिए या समझ होनी चाहिए, बट इसके अंदर लॉजिस्टिक्स वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि किस क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर वो आर्ट वर्क्स रखे जाने हैं, कैसे उनकी मूवमेंट होगी एक बायर से दूसरे बायर, इंटरनेशनल लॉज भी आपको पता होने चाहिए। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ये। जहाँ तक आपने बात करी क्रूज़ के ऊपर, जहाँ तक मैं नहीं गया हूँ क्रूज़ पे, आप गए हैं बिल्कुल।
मेरे को जहां तक अंडरस्टैंडिंग है, क्रूज के ऊपर एक कैप्टिव ऑडियंस होती है आपके पास, जो जिसकी पेइंग कैपेसिटी ऑलरेडी उस लेवल पर है कि वो क्रूज पे जा रहे हैं। हाँ, मतलब मैंने वहाँ देखा कि लोग हज़ारों डॉलर्स खर्च कर देते हैं एक आर्ट वर्क को खरीदने के लिए, ऑक्शन जी। होती है वहाँ पर। जी जी। तो क्योंकि पेइंग कैपेसिटी वाले लोग हैं, बात इस चीज की है कि अल्टीमेटली हमें पूरी दुनिया तक नहीं पहुंचना होता, हमें उन कुछ लोगों तक पहुंचना होता है जो भी चीज हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करके उनके पास पेइंग कैपेसिटी हो उसको खरीदने की। तो क्रूज के ऊपर डेफिनेटली ये ऑप्शन है। मुझे लगता है आप अगर इसके बारे में कुछ बताएं तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने तो कई बार क्रूज के ऊपर जो है ये करा। तो मतलब अब आप मुझसे सवाल पूछोगे, आप जो क्वेश्चन कर रहा है आप मुझसे क्वेश्चन करोगे। नहीं नहीं भाई, नॉट प्लीज, क्योंकि चलो। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें बिल्कुल। देखो, मेरा एक्सपीरियंस फोटोग्राफी का रहा है क्रूज़ के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंडिया में कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हो, उससे बेटर आप एक फोटोग्राफी का कोर्स कर लो। कोर्स करने के बाद बहुत सारी क्रूज़ कंपनीज हैं, जैसे मैं नंबर 1 रेट करता हूँ MSC क्रूज़ को, फिर हॉलैंड अमेरिका है और रॉयल कैरिबियन है। तो एक तो आपको स्टार्टिंग सैलरी वहाँ लगभग 1 लाख रुपए मिल जाती है अगर आप एक बेसिक फोटोग्राफर के तौर पे जा रहे हो। और अगर आप वहाँ ग्रो करते हो तो आपकी जो सैलरी है टॉप लेवल तक 8,000 9,000 US डॉलर्स हो जाती है। तो अगर आप 10 साल क्रूज पे काम कर लो जी। और अगर आप लगभग मेरे ख्याल से बेसिक पकड़ लेते हैं, $5,000 भी अगर आप एवरेज कमा लेते हो, तो आई थिंक आपको 10 साल काम करने के बाद लाइफ में कभी कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कितना एंगेजिंग, मतलब कितना डिफिकल्ट वर्क है, मतलब क्योंकि आप तो 24 घंटे वहीं पर हैं। सो एज अ फोटोग्राफर ये कितना लेबर सम हो जाता है काम? क्रूज शिप के ऊपर आपको 2 चीज़ें होती हैं, जी। एक सी सिकनेस होती है जी और एक होम सिकनेस होती है। जी। तो एक बार आप जाके देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप बड़े क्रूज के ऊपर हो रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपको एक बार भी सी सिकनेस होगी। सी सिकनेस होता क्या है? व्हेन शिप मूव्स दिस वे और दिस वे, तो यू फील लाइक मोशन सिकनेस हो हाँ, जाती है मोशन उसकी। सिकनेस हो जाती है। जी तो अगर आप बड़े क्रूज पे काम कर रहे हो तो ये खत्म हो जाता जी। है, देन यू आर कंफर्टेबल। कंफर्टेबल। और कितने जनरली जो क्रूज होते हैं कितने टाइम पीरियड के होते हैं? तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक कंपनी के साथ, वो मिनिमम 7 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। जी और 7 मंथ्स टू 9 मंथ्स डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी क्या है नेक्स्ट फोटोग्राफर की। जी। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था, होम सिकनेस। मैं उसी में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ईच क्रूज कितनी देर का है? क्योंकि आप लैंड पे नहीं होते तो घर और ज्यादा याद आता अच्छा, होगा। तो नॉर्मली जो गेस्ट आते हैं वो 7 दिन या 15 दिन के लिए क्रूज पे होते हैं। जी अब क्रूज शिप का बिजनेस क्या है कि उन्होंने आपको नई नई सिटीज़ दिखानी है। जी। ठीक है, पानी पे तो आपको घुमाना ही है, बट नई नई सिटीज़ आपको तभी घुमा सकते हैं जब नई नई सिटीज़ आपको वो तभी घुमा सकते हैं जब आपका क्रूज़ रोज़ कहीं ना कहीं रुक रहा है, लैंड हो रहा है। तो अगर हम एक मेडिटेरियन का एग्जांपल ले लें तो आपने देखा है कि वो सर्कुलर शेप में ऐसे, आज क्रूज़ चला फ्रांस से तो कल पहुंच गया UK, फिर वहाँ से पहुंच गया इटली। तो आप रोज़ एक एक नई कंट्री बदल रहे हो, जी नया देश, नया नया शहर, आपको रोज़ घूमने का मौका मिल रहा है। यू आर गेटिंग पेड फॉर ट्रैवल। तो जो मेरा तो एक सपना था, मेरे को तो क्रूज़ ने वो पूरा करके दिया। 3 साल मैंने क्रूज़ पे जॉब करी है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप बैचलर हो, शादीशुदा नहीं हो, तो आपके लिए इससे बढ़िया कोई जॉब नहीं है, क्योंकि आप होम सिक नहीं होगे। पेरेंट्स को ज़रूर मिस करोगे, बट आजकल क्रूज़ के ऊपर इंटरनेट मिल जाता है एंड यू कैन डू वीडियो कॉल्स एंड ऑल। मेरे टाइम पे तो वो सब भी नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो दिस इज़ व्हाट आई। तो 7 8 9 महीने जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है नॉन स्टॉप, फिर आप उनके साथ ही मूव करते रहेंगे? हाँ, अगर आपको कोई फैमिली इमरजेंसी आ जाती है तो वो आपको अलाउ कर देती हैं जाने का। अगर आप 3-4 महीने उन कंपनी के साथ ऑलरेडी बिता चुके हो तो वो आपका टू एंड फ्रो भी पे करते हैं। अगर आपने उतना टाइम स्पेंड नहीं करा तो वो आपको अपनी पॉकेट से पे करना मैं एक सिर्फ सवाल और पूछना चाहूँगा कि वो आर्ट से रिलेटेड, जैसे आपने बोला क्रूज के ऊपर जो है वो ऑक्शंस होते हैं, तो परसेंटेज ऑफ सेल्स कितनी है? क्या सारे काम बिक जाते हैं, या और ये जो आर्टिस्ट होते हैं क्या वो भी ट्रैवल करते हैं जिनके काम होते हैं, या सिर्फ वो ले लिए जाते हैं और फिर उनको जो है पेमेंट होती है? कैसे होता है ये? तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने कभी भी किसी आर्टिस्ट को ट्रैवल करते हुए नहीं देखा। जी उनके आर्ट वर्क वहाँ प्रिंट फॉर्म में या कैनवस फॉर्म में होते जी। हैं, जिसको वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर करके रखते हैं। जी और जब ऑक्शन होना होता है तो उनको वो डिस्प्ले करते हैं, जी। और हर ऑक्शन के बाद उसको फिर वो वापस भी रख देते हैं। ठीक। तो ये उनका प्रोसेस होता है। और अगर आप सेल्स की बात करो तो मुझे लगता है कि 5 to 7% का सेल होता है, विच इज़ गुड इनफ टू पे एवरीवन सैलरी। और यहाँ पर भी आर्ट क्यूरेटर्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स के होते हैं।
जी टॉप लेवल वाला जो है ही यूज टू मेक व्हेन आई वाज क्रूजिंग 10,000 USD अ मंथ. जो स्टार्टिंग वाले थे दे यूज टू मेक अराउंड 1,500 USD. So this was the difference. ओके बहुत बढ़िया थैंक यू मेरे को भी जो है कुछ नया जानने का मौका मिला आई थिंक क्रूज पे जाने का मन तो बहुत है तो आई थिंक दैट कैन बी फॉलोड अप ऑल्सो और अपना काम आई थिंक दुनिया भर में जो है वो लोग अलग अलग देशों तक लेके जाएं लोग तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एक आर्टिस्ट के लिए. किरण नादर म्यूजियम ये क्या रोल प्ले करता है एक आर्ट वर्ल्ड के अंदर? देखिए किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट जो किरण नादर जी की अपनी कलेक्शन से इनिशियली स्टार्ट होता है और एक प्राइवेट म्यूजियम है. मुझे लगता है कि जो इवॉल्विंग इकोसिस्टम है आर्ट का इंडिया के अंदर नॉट जस्ट इन इंडिया बल्कि पूरे दुनिया भर के साथ जो इंटरेक्शन है इंडियन आर्ट का उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मुझे लगता है कि पिछले करीब 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ एंड हाउ दे हैव डेवलप्ड उनका जो सिलेक्ट सिटी वॉक के साथ में साकेत में मॉल के अंदर जो उनका बना हुआ है अब तो एक वो बहुत बड़ा भी बना रहे हैं जी महिपालपुर. जी जी अब तो एक बना बन रहा है जो गुड़गांव की तरफ जाते हुए एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए आपको मिलेगा और आई मीन आई होप क्योंकि इंटरनेशनली तो हमने देखा है कि जो प्राइवेट म्यूजियम्स होते हैं इस तरीके के बहुत बड़े एक्सपेंसिव होते हैं और ना सिर्फ जो है वो विजुअल आर्ट को जो है वो प्रमोट करते हैं ना सिर्फ उस देश के विजुअल आर्ट को प्रमोट करते हैं बट उनके अंदर चेंजिंग एग्जीबिशंस होती हैं परफॉर्मेंसेज होती हैं तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है लोकल आर्ट मार्केट को जो है डेवलप होने की साथ ही साथ इंटरनेशनल आर्ट को भी जो है वो इंडिया लाके मतलब या उस लोकल देश में लाके जो है वो करते हैं. जैसे अभी भी उनके यहाँ जो शो चल रहा है उसमें 4 शोज चल रहे हैं अलग अलग और उसमें इलस्ट्रेशन कॉमिक्स और मुझे पता है फिनलैंड की जो मूमिन एक जिसके 80 इयर्स मनाए जा रहे हैं उसका भी है. तो ये आई थिंक इट प्लेज अ रोल जो गवर्नमेंट कई बार नहीं कर पाती. गवर्नमेंट की अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं गवर्नमेंट म्यूजियम्स के अपने जो है डिफाइंड रोल्स होते हैं जिनको परफॉर्म करते करते कई बार जो है वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते. तो एक प्राइवेट बॉडी क्योंकि उनके पास अपने फाइनेंसेस होते हैं अपनी रिलेशनशिप्स होती हैं थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी के भी बाहर होने की वजह से आसान हो जाता है कई चीज़ों को करना. तो मुझे लगता है किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट और नॉट ओनली जो उनका म्यूजियम है यहाँ पे बट KNMA हैज़ ऑल्सो बीन रिस्पॉन्सिबल. मुझे याद है वेनिस बिएनाले के अंदर भी उन्होंने NGMA और फिक्की का जो कल्चर आर्ट एंड कल्चर वाला है उसके साथ टाई अप करके दे हैड सपोर्टेड. तो मुझे लगता है ऐसे फिलान्थ्रोपिस्ट ऐसे जो है वो इंडिविजुअल्स को जिसके थ्रू फिर फाउंडेशंस क्रिएट होती हैं म्यूजियम्स क्रिएट होती हैं और फिर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं आर्टिस्ट के लिए फिर क्यूरेटर्स के लिए. आई थिंक एक बहुत अच्छी जगह है क्योंकि वो ना सिर्फ ये एग्जीबिशंस वगैरह करते हैं बट उनके यहाँ वर्कशॉप्स वगैरह भी होती हैं. समर वर्कशॉप्स तो स्पेशली उनकी काफ़ी अच्छी होती हैं जो स्टूडेंट्स के लिए और बच्चों के लिए टारगेटेड हैं क्योंकि जो समर हॉलीडेज होती हैं उसके अंदर वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये वर्कशॉप्स कराते हैं. फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ वो ड्यूरिंग द समर उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है बाकी टाइम में दे आर चार्जेबल या जो भी उनके वो है. आई थिंक एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन उनकी वेबसाइट उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे. बट मुझे लगता है कि ये वो गैप फिल करते हैं जो कई बार जो है वो रह जाता है. तो बहुत बड़ा रोल है ऐसी संस्थाओं का. तो अगर किसी स्टार्टिंग आर्टिस्ट को कोलैबोरेट करना हो KNMA के साथ तो वो कैसे कर सकते हैं? रिनाउंड आर्टिस्ट के लिए तो बहुत आसान है उससे तो एक मेल डालने की मेरा ये हुआ कि आई वांट टू कोलैबोरेट. स्टार्टिंग वाला कैसे करेगा? देखिए मैंने जहाँ तक देखा है KNMA क्यूरेटेड शोज करता है जिसमें कि इवन सीनियर आर्टिस्ट का जब वो सिलेक्शन करते हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरली जस्ट कि किसी सीनियर आर्टिस्ट ने अपने एक मेल डाली और हो गया. कई बार ये कई साल लग जाते हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए उसको प्लान करने के लिए. जैसे मुझे याद है अर्पिता सिंह जी का एक बहुत बड़ा शो हुआ था. तो शोज तो बहुत बड़े बड़े अर्पिता सिंह जी के वर्ल्ड वाइड हुए पर उतना बड़ा शो मैंने इंडिया में कभी नहीं देखा था. तो उसको भी तैयारी करने में टाइम लगा. या जैसे गणेश पाइन तो अब रहे नहीं हमारे साथ कैलकाटा के काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट लेकिन उनके काम जब हुए तो इसमें कोलैबोरेशंस कई बार आर्टिस्ट के साथ होती हैं कई बार आर्टिस्ट जिस गैलरी के थ्रू रिप्रेजेंटेड होता है या जिन संस्थाओं के थ्रू रिप्रेजेंटेड होता है उनके साथ कोलैबोरेशन होती है. जहाँ तक आपका सवाल है कि जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि KNMA एक ऐसा स्पेस भी है जहाँ पर परफॉर्मेंस आर्टिस्ट ने प्रपोज करे हैं उनके प्रपोजल्स एक्सेप्ट हुए हैं Awesome. और उनको वहाँ पे परफॉर्म करने का मौका मिला है. या किसी पोएट्री के बेसिस पे भी हम वहाँ पे एक मुलाकात करा करते थे पहले. तो मुलाकात भी एक बार जो है KNMA के बीच में हुई थी जहाँ पे एग्जीबिशन लगी हुई थी आसपास.
तो ना सिर्फ एग्जिबिट करने वाले आर्टिस्ट बट जो परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट हैं वो भी, मेरे को लगता है एक टाटा स्काई का कहना है कि एक बार पूछ के तो देखो ना, तो एक बार पूछना ज़रूर चाहिए। अच्छी बात यह है कि वो खुले कान रखते हैं। सो आई थिंक द रिस्पॉन्सेज कैन बी देयर, दे हैव अ बिग क्यूरेटोरियल टीम जो सपोर्टिव है इन सब चीज़ों की तरफ भी। Thanks to Kiran Nadar Museum for providing this platform to all the artists. मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे एक ये है कि आप बिगिनर आर्टिस्ट को क्या टिप्स देना चाहोगे अपनी तरफ से टू ग्रो? ग्रोथ दो तरीके से होती है, एक होती है पर्सनल ग्रोथ जो इंडिविजुअल की है, और एक ग्रोथ है वो फाइनेंशियल। तो मेरे दो तरीके की ग्रोथ के क्वेश्चन हैं जी। एक फाइनेंशियल ग्रोथ और दूसरा सेल्फ एक्सप्रेशन ग्रोथ। बिल्कुल बिल्कुल, यही जो सेल्फ एक्सप्रेशन है, मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट अपनी लैंग्वेज या अपनी भाषा ढूंढ चुके हैं, अपनी ग्रामर ऑलरेडी उनको लगता है कि तैयार हो गई है, उन्हें ऑलरेडी फिर उस पे काम करना चाहिए कि कैसे उनका काम जो है वो दुनिया तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, किस तरह से पहुंचे, क्या मीडियम्स हैं, गैलरीज हैं, एग्जीबिशंस हैं, ऑनलाइन है, उनको अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना चाहिए और एक्सेसिबल बनाना चाहिए ताकि जो उनका सेल्फ एक्सप्रेशन है वो वहाँ तक पहुँच सके। जो अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कई बार अगर जब हम पैसे के पीछे जल्दी भागने लगते हैं तो हम अपनी ग्रोथ जो है, जो पर्सनल ग्रोथ है, जो एक सेल्फ एक्सप्रेशन को एक खुली जो है वो खुला कैनवस मिलना चाहिए, वो थोड़ा सा बाधित हो जाता है, उसको थोड़ा सा रुकावट मिलती है। तो मुझे लगता है पहले अपनी कला के ऊपर, अपने आप को समझ के अपने एक्सप्रेशन के ऊपर काम करना चाहिए। टेक्निकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मुझे लगता है चाहे आप सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं, चाहे आप कहीं से सीख कर आएँ, आपको अपने टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि आप कहना कुछ चाहते हैं और आपकी टेक्निकल एबिलिटी के थ्रू वो बात किसी और तरह से पहुंच रही है, तो वो गैप फिल आपको ही करना है। तो मुझे लगता है सेल्फ ग्रोथ पे हमेशा काम करते रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ एक जर्नी है। और द मोमेंट यू फील कि एक पड़ाव फील हो रहा है आपको जो है अपने आप को जितना ज़्यादा एक्सेसिबल करा सकते हैं, नॉट मेकिंग योर सेल्फ अवेलेबल टू एवरीवन। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर जगह छा जाएं और फिर लोग बोलें तो हर जगह मिल जाती है, नहीं, आपको अपनी वैल्यू भी रखनी है। लेकिन अगर आप के बारे में लोग जानेंगे ही नहीं तो आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, चाहे वो बायर्स हों, चाहे वो आपके फैंस हों, चाहे वो गैलरीज हों जो आपको रिप्रेजेंट करना चाहें। तो ऐसी गैलरीज को ढूंढिए जो आपको रिप्रेजेंट करना चाहेंगी, जो उस टाइप के काम में काम करती हैं। आप रेलेवेंट गैलरीज को अप्लाई करें, हर एक को भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। एक अपना अच्छा सीवी बनाएं। एक अच्छा सीवी वो होता है जो कम शब्दों में आपके बारे में ढंग से बात बताए। बहुत बड़े बड़े शब्द आज की तारीख में, वैसे चैट जीपीटी बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प कर सकता है, एंड AI हेल्प्स आल्सो इन दिस। जनरेट करें लेकिन फिर उसको प्रोसेस करें। जो शब्द आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल ना करते हैं उनको ना इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार क्या है हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर जाते हैं, हमें नहीं पता होता। तो भाषा क्लोजर टू अपनी कथनी के आसपास रखें, लेकिन अपना CV बनाएं, अपना एक पोर्टफोलियो तैयार करें। मुझे लगता है हर अपकमिंग आर्टिस्ट को अप्रेंटिसशिप ज़रूर करने की कोशिश करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म जो है वो किसी आर्ट फेयर के साथ काम करिए, किसी आर्टिस्ट के साथ काम करिए, कोई रिसर्च एजेंसी है आप उसके साथ काम करिए, और अपने आप को अपग्रेड भी करते रहिए। छोटे छोटे कोर्सेज जहाँ कहीं आपको मौका मिले, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, फ्री हूँ तो बहुत ही अच्छा है, बट आप नई चीज़ों के बारे में जानते रहें और अपनी आर्ट को प्रैक्टिस करते रहें। एक रियाज है। तो मुझे लगता है अगर ये 5-6 चीज़ें हर इंसान करेगा तो उसकी एक्सप्रेशन और उसके एक्सप्रेशन की वैल्यू दोनों जो है बढ़ जाएगी। थैंक यू वेरी मच अक्षत, आपके ये इंसाइट्स आई होप कि अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए बहुत काम के होंगे और उनको कहाँ से फ्री एजुकेशन, पेड एजुकेशन, सब्सिडाइज्ड एजुकेशन करनी है वो भी आपने बताया। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन माय पॉडकास्ट। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच सौरभ फॉर हैविंग मी ऑन दिस। आपका बहुत बढ़िया प्रयास है, ये ऐसे ही चलता रहे। मेरी अपनी गैलरी है अर्बन फ्रिंज दी अंडरग्राउंड स्टूडियो के नाम से, ओखला फेज़ 1 में। इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई आर्टिस्ट जुड़ना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं, कोई टेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई थिएटर करना चाहता है, बट कोई भी स्टेज को हायर करना, ऑडिटोरियम को हायर करना महंगा होता है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हम कोलैबोरेशंस के लिए ओपन रहते हैं, स्पेशली फॉर अपकमिंग आर्टिस्ट। तो फिर आपका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर भी बता दो, जिसको कोलैबोरेट करना होगा वो कोलैबोरेट कर लेगा आपके साथ। सो अर्बन फ्रिंज का है uf.undergroundstudio@gmail.com। मेरा पर्सनल ईमेल भी दे देता हूँ, akshat AAKSHAT
akshat@gmail.com। सिंपल है, आप भेज सकते हैं, मैं ज़्यादातर एक्सेसिबल हूँ। थैंक यू वेरी मच अक्षत। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये आज आर्टिस्टिक फील्ड के बारे में जानने के लिए मिला होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में कोई आर्ट को एज अ करियर लेना चाहता है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर देखें, और अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।